नमस्कार बच्चों। और सामने आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो आप कहेंगे वापस एनर्जी पर आ गए और स्टोर्ड एनर्जी वो भी। तो ज़्यादा परेशान ना होइए इससे। स्टोर्ड एनर्जी तो मैंने पहले बताया, ये पीछा नहीं छोड़ने वाला, कहीं भी हर जगह आता रहेगा बारी बारी करके। तो स्टोर्ड एनर्जी कहाँ पर? कैपेसिटर के अंदर। एनर्जी कब स्टोर होती है? पहले भी बात किया था। किसी भी सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर या एनर्जी स्टोर, मतलब स्टोर एनर्जी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कब स्टोर होगी? डेफिनेटली इफ यू हैव डन वर्क अगेंस्ट एनी फोर्स ऑफ द सिस्टम, देन सर्टेनली if this force is non-dissipative, your work done is stored in the form of potential energy. तो आप वर्क करें, ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। व्हाट कैपेसिटर? चार्ज्ड कैपेसिटर। ओके, दिस इज व्हाट? चार्ज्ड कैपेसिटर। सो चार्ज कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। तो एनर्जी स्टोर होती है चार्ज कैपेसिटर के अंदर, कह रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कैपेसिटर का कोई फोर्स होगा या कैपेसिटर के अंदर कोई फोर्स होगा, या यूँ कहिए कि चार्ज करने के दौरान कोई अपोजिशन आ रहा होगा, उसी वजह से एनर्जी स्टोर हुई। और ये जो अपोजिशन आ रहा है वो डिसिपेटिव नहीं है, यानी हीट के फॉर्म में एनर्जी नहीं निकलती है जब आप चार्ज दे रहे होते हैं तब। तो ऐसा होगा। तो क्या करेंगे? अभी तो आप सुने थे कि हाँ स्प्रिंग जैसा कोई चीज़ है, उसको आप पुल करते हैं, स्प्रिंग को उसके फोर्स के अगेंस्ट लेके जाते हैं, तो आप वर्क कर रहे होते हैं, एनर्जी आपकी स्टोर होती है। अभी ये भी हम लोग पढ़े कि अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हम किसी चीज़ को ऊपर लेके ऐसे लेके जाएं तो क्या होगा? वहाँ पर एनर्जी स्टोर होगी, क्योंकि आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट जाना पड़ता है। एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, दूसरा चार्ज दूर से आ रहा है, ले आ रहे हैं। तो अगर रिपल्सन है दोनों में, मीन्स ये दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो क्या होगा? तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी इस सिस्टम में। यहाँ पर भी तो यहाँ क्या था? लाइक चार्जेस का रिपल्सन था, उसके अगेंस्ट जा रहे थे। कोई चीज़ उठा रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जा रहे हैं। स्प्रिंग को ऐसे खींच रहे हैं तो स्प्रिंग के फोर्स के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो चार्ज करने में किसके अगेंस्ट जा रहे हैं? कोई अपोज कर रहा होगा, तभी तो ऐसा होगा। तो ये देखिए क्या होता है, देखते हैं कि कैसे ये चार्जिंग का अपोज करता है कैपेसिटर। तभी तो हो रहा होगा ना, चार्जिंग का कोई अपोज करेगा तभी क्या हो रहा होगा? स्टोर हो रही होगी एनर्जी। तो ये कैपेसिटर ऐसे बना दिया हुआ है, और मान लेते हैं कि ये तो एक कैपेसिटर जो बना हुआ है, मान लेते हैं क्या कि पहले क्या था? 0 0 चार्ज था शुरुआत में दोनों पर, यानी Q1 इक्वल्स Q2। प्लेट Q1 पर चार्ज 0, प्लेट 2 पर चार्ज 0। ये क्या था? इसको हम बोलते थे अनचार्ज्ड है, ठीक है, अनचार्ज्ड। ऐसा अगर हम किसी तरह से ऐसा करें कि यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ, प्लेट 1 प्लेट 2, तो 2 से 1 कोई पॉजिटिव निकाल के लाएं, मान लेते हैं। जैसे कोई पॉजिटिव यहाँ से निकाल रहा है, तो वैसे तो न्यूट्रल है, 0 चार्ज है, प्लस Q लेके आ रहे हैं। इसमें से टोटल चार्ज 0 है, प्लस Q लेके आ रहे हैं, तो यहाँ क्या बच गया? माइनस Q। यही होगा ना? तो प्लस Q चार्ज लेके इधर की ओर आ रहे हैं, और यहाँ क्या बच गया? माइनस Q। तो ये क्या करने देगा? एक तो निगेटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव लेके आ रहे हैं, तो ये आराम से जाने देगा? नहीं ना, क्योंकि नेगेटिव जैसे ही पॉजिटिव हमने अलग किया, तो अलग करने में ही हमें फोर्स लगाना पड़ा होगा, क्योंकि इनकी नेचर क्या है? चार्जेस की नेचर क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स होकर रहना चाह रहे हैं, ठीक है? तो पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स होकर रहना चाह रहे हैं, और हम अगर अलग कर रहे हैं उसमें से, तो जैसे लग रहा है जैसे स्प्रिंग खींचता है अपनी ओर, वैसे पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिक्स होने के लिए खींचते हैं।
नेचुरली आप समझ सकते हैं ऐसा. So definitely in separating positive charge from a mixture of positive and negative, there will be a position of electrostatic force. Okay. So if you are pulling positive charge here, positive charge from this neutral plate, certainly it will leave here a negative charge. So as these charges are separated, what happens? You have to go against the electrostatic attraction, and this is work done against the attraction. So attraction will be there and you are separating, you are going on to do this thing, means you are separating this positive from this plate, then certainly you are going against the attraction of this negative and positive. तो यहाँ से यहाँ लेके जाने में आपको वर्क यही करना पड़ रहा है. तो थोड़ा सा ले गए यहाँ पर, फिर थोड़ा थोड़ा ले गए, फिर थोड़ा ले गए, एक ही बार ले जाएंगे, मान लेते हैं ये भी हो सकता है, एक ही बार बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ले लिया, बहुत सारा निगेटिव यहाँ हो गया, उसको लेके यहाँ आ रहे हैं. Definitely that time also you will be doing work. So this work is going to be stored in the form of potential energy, and as you are pulling out this charge positive and you have to release it here, charges are not able to get mixed here immediately because there is a non-conducting medium. You are providing some path, you are giving some path to pull the charge here, to flow the charge here. So in separating positive and negative, or in making configuration of positive and negative charges, you have to do work. This work is stored in the form of potential energy in the capacitor, and this is electrostatic energy stored. So in this way, suppose this charge is brought from here to here in small amount, in infinitesimal amounts, one by one, bit by bit, then what will happen? And you have to build up how much charge? Total charge Q. Okay, total positive is to be built up here, and then total negative will be here. They are very close to each other. So you have no ability to pull this charge manually. Okay, आप अपना से मैनुअली नहीं कर सकते. So क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? You have to apply a cell, you have to connect a cell or source which can apply force on the charges. आप रस्सी बांध के तो खींच नहीं सकते. चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में यहाँ वहाँ जाते हैं. तो आप क्या करेंगे? कोई ऐसा सोर्स लगाएंगे, कोई ऐसा बैटरी लगाएंगे, सेल लगाएंगे जो इलेक्ट्रॉन्स को या पॉजिटिव को निगेटिव को सेपरेट कर सके. ठीक है, तो यही काम करते हैं. सो ऑन कनेक्टिंग दिस, व्हाट हैपन्स with this cell or battery? Okay, this is battery. So as this switch is pressed, as this switch is pressed, okay, what will happen? Charges will start flowing. Means you can say this negative will draw positive charge from here, and inside the cell this positive will be transferred from this plate to this plate. So positive will be pulled out from here. हम ऐसे लेके जा रहे हैं, हम रास्ता ऐसे बना दिया, अरे वही रास्ता है, आप इसको ऐसे जोड़ देते, यहाँ पर सेल लगा देते ऐसे. ठीक है, यहाँ सेल लगा देते ऐसे, यहाँ से पॉजिटिव पुल करता और यहाँ पर पहुँचा देता है इसको. तो वही बात है ना, ये तो वायर है, चाहे आप इसको यहाँ जोड़िए, चाहे इसको इस पार जोड़िए, ये ऐसे घुमा के यहाँ जोड़िए, जोड़ा तो गया ही है ना. आप चाहे ऐसे जोड़ दीजिए और यहाँ सेल लगा दीजिए, ठीक है, और चाहे आप ऐसे जोड़ दीजिए, चाहे वो दिखने में बाहर कैसा हो, कनेक्टेड तो है ना. तो यही कनेक्शन क्या करते हैं, यही कनेक्शन हम बाहर दिखा रहे हैं और ये कनेक्टेड है. ठीक है. सो लेट अस सी. So this was initially uncharged, now source is connected and this capacitor gets charged. So at the starting there was no charge,
but in very small interval of time these charges are built up, and here q plus q and minus q are seen here. Then suppose what are we doing here? Okay, in charging a capacitor, okay, क्या करते हैं हम? In charging a capacitor, what we do? Okay, we separate positive charge and negative charge against their nature. Okay, so we have to separate what? Positive and negative charges, positive and negative charges against their attraction. Okay, attraction, or you can say tendency of getting mixed, है कि नहीं? वो तो पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स होना चाहते हैं, तो इसलिए आपको वर्क करना पड़ता है. इन चार्जिंग अ कैपेसिटर वी हैव टू सेपरेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस against okay their attraction or tendency of getting mixed. So in this practice we have to apply force. Okay, in this practice we have to apply force, or you can say, or do work. Okay, do work. So this work is stored in the form of potential energy. Since electrostatic force is conservative force, हम किस फोर्स के अगेंस्ट जा रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, और ये कंजर्वेटिव फोर्स है, तो कहीं ना कहीं स्टोर तो हो ही जाएगा, और वही कैपेसिटर में स्टोर होता है. ओके, सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is conservative, okay, so work done by the source which charges the capacitor is stored in the form of potential energy of electrostatic potential energy of the capacitor. So since electrostatic force is conservative, therefore okay, therefore this work is stored as electrostatic potential energy, electrostatic potential energy. Okay, potential energy of the capacitor. Okay, so I am trying to write larger fonts. Okay, क्योंकि आपको थोड़ी सी कंप्लेन मिल रही है कि नहीं थोड़ा छोटा बोर्ड पर हो जा रहा है. हमारे लिमिटेशन क्या है, लिखना बहुत ज़्यादा पड़ता है. वैसे हम ना लिखे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन लिखने की प्रैक्टिस क्या होती है, एक तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप कोई चीज़ प्रेजेंट करने में हेल्प करती है. तो इसलिए क्या होता है, थोड़ा लिखते हैं अच्छा होता है. और आप कोशिश करिए कि सुनिए और कुछ उसमें देखने की कोशिश करिए, और बढ़िया से तो समझ में आएगा. ठीक है, सो वही बार बार एक ही चीज़ कि हम किसी फोर्स के अगेंस्ट, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट अगर वर्क करते हैं तो ये एनर्जी क्या हो जाएगी, जो हमारा वर्क है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. तो वही चीज़ कर रहे हैं, स्टोर्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर.
Now charges are so in a capacitor, suppose capacitor connected to a source, charges are moved bit by bit from one plate to other plate. So suppose what is happening here? Okay. Suppose during charging the capacitor, okay, capacitor, source draws charges bit by bit, okay, bit by bit means in small amounts, okay, small amounts. सो बिट बाय बिट अगर इसको थोड़े थोड़े पीसेस में यहाँ से लेके यहाँ जा रहा है, सेल यहीं जुड़ा हुआ ना, तो यहाँ से लेके पॉजिटिव को लेके यहाँ जा रहा है और यहाँ पॉजिटिव बिल्डअप हो रहा है, नेगेटिव बिल्डअप हो रहा है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, कहीं बाहर तो जा नहीं रहा है। तो चार्जेस बिट बाय बिट फ्रॉम वन प्लेट, फ्रॉम वन कंडक्टर यू कैन से, ओके, फ्रॉम वन conductor and conducts it to other conductor, to the other, okay. सो अगर मान लेते हैं यहाँ पर ये प्लेट 1 है, प्लेट 2 है, तो प्लेट 2 से पॉजिटिव लेकर के प्लेट 1 को देता है, ऐसा करता है, ओके। इफ source takes positive charge from plate 2, okay, plate 2 यहाँ से लेके and carries it to and you can say and transports it to प्लेट 1, ठीक है। यहाँ अगर ये प्लेट 1 को ले जाता है इट टू प्लेट 1, टोटल चार्ज कितना देना है, टोटल चार्ज टू बी built up on each plate, okay, on each plate is in magnitude, is Q, okay, in magnitude, ऐसा बनना है। तो क्या होगा, तब क्या करना है, तो फिर हम वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अगेन सपोज क्या, किसी स्टेज पर कोई इंटरमीडिएट स्टेज आप इमेजिन करिए सिचुएशन, ठीक है ना। सो कंसीडर एन इंटरमीडिएट सिचुएशन, किसी टाइम पहले चल रहा था, पहले से ही चल रहा है ये, एन intermediate situation when charge built up till now, अभी से जो हो चुका है till now is Q dash and corresponding
पोटेंशियल डिफरेंस करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, between the plates is how much? Is V dash, मीन्स चार्ज देखिए क्या है, पहले यहाँ जीरो चार्ज था, इनिशियल चार्ज जीरो था, यहाँ से फ्लो करा के यहाँ लेके जा रहा है, सोर्स लेके जा रहा है या बैटरी या सेल लेके यहाँ जा रहा है। जैसे स्विच ऑन करेंगे हम इतनी देर में कह रहे हैं वो पूरा माइक्रो सेकंड मिली सेकंड में हो जाता है, पूरा फुल्ली चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये चार्ज चलते रहेंगे और जैसे जैसे चार्ज चलेंगे पोटेंशियल का डिफरेंस डेवलप होता रहेगा और बढ़ता रहेगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ तक चलना है, जहाँ तक कि सेल का वोल्टेज है, सेल का ईएमएफ है ना। सेल के प्लेट्स, अगर ये 3 वोल्ट का बैटरी है तो यहाँ 3 वोल्ट होने तक ये चार्ज क्या हो जाएंगे, यहाँ से पॉजिटिव निकलेगा और यहाँ जाएगा और यहाँ निगेटिव बिल्डअप होता रहेगा। तो ये तब तक होगा। तो ऐसे में क्या होगा, चार्ज जैसे जैसे यहाँ फ्लो करेगा वैसे वैसे क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव होगा। तो किसी सिचुएशन में बीच में कोई कंडीशन है, बीच में कोई सिचुएशन है जब चार्ज अभी तक क्या हो चुका है, क्यू डैश, ठीक है ना, अभी तक क्यू डैश हो चुका है और पोटेंशियल क्या हो चुका है, वी डैश। तो फिर क्या होगा, एट दिस स्टेज, ओके, एट दिस स्टेज चार्ज, ओके, चार्ज dq dash is given, okay, further, okay, यानी कि फर्दर टू प्लेट 1, है ना। यहाँ तक जब पोटेंशियल इसका वी डैश हो चुका है, ऐसी स्टेज पर चार्ज क्या हो रहा है, डी क्यू डैश, यानी पहले क्यू डैश जा चुके हैं, यहाँ पर क्यू डैश हो चुका है। जैसे कह रहे हैं ना कि यहाँ पर क्या है, ये क्यू डैश हो चुका है, यहाँ माइनस क्यू डैश हो चुका है। अभी चार्ज क्या कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको पहुँचा रहे हैं क्या, डी क्यू डैश। तो उससे बहुत ज़्यादा यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा, क्यू डैश लगभग उतना ही चार्ज रहेगा, ये बहुत कम चार्ज है जिसको लेके आ रहे हैं। फिर भी इसमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। किस पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट, अगर यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस वी डैश है तो डी क्यू डैश चार्ज ले जाने में कितना वर्क होगा, क्यू वी लिखते हैं ना, क्यू वी। तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ये फर्दर मतलब इतना चार्ज हो चुका है, इस पर डी क्यू डैश और चार्ज जा रहा है, तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, इस पर क्यू डैश ही रहेगा, थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, है ना। आप एक बकेट पानी में 4-5 ड्रॉप डाल देंगे तो क्या कहेंगे कि पहले से 10 लीटर भरा हुआ था, उसमें 4-5 ड्रॉप डाल दिया तो क्या कहेंगे, 11 लीटर हो गया, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। इतना कम चेंज हुआ कि आप उसको काउंट ही नहीं करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पहले से क्यू डैश हो चुका है और डी क्यू डैश ले आए, कुछ तो चेंज हुआ जरूर, लेकिन इतना कम चेंज हुआ कि हम उसको हम काउंट नहीं करते। लेकिन ऐसा ही तो हो रहा है। आप इमेजिन करिए कि अगर हर सेकेंड में 2-3 ड्रॉप किसी बकेट में गिरता रहे तो वो 10 लीटर का 15 लीटर भी भर जाएगा अगर बकेट बड़ी है तो, लेकिन टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन हम एक बार में काउंट नहीं कर रहे हैं कि 10 लीटर पहले से हो चुका है, 4-5 ड्रॉप उसमें और गिर गए, हम काउंट नहीं कर रहे हैं उसको कि 10 लीटर से ज़्यादा हो गया। लेकिन ऐसे ही क्या बहुत देर तक अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा, 10 से 15 हो जाएगा और आप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि कितना बढ़ रहा है। तो ऐसे ही हो रहा है। तो इस समय क्या हो जाएगा कि वर्क करना पड़ेगा, ओके। एट दिस स्टेज चार्ज डी क्यू डैश इज गिवन फर्दर टू द प्लेट 1, then work done against, किसके अगेंस्ट जा रहे हैं, अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। पोटेंशियल डिफरेंस ये अपोज करके ले जाने का जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया है, हमें फोर्स लगाना पड़ेगा।
यही उस दिन बात हुई थी, अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो फोर्स लगेगा चार्ज पर, और अगर हम फोर्स के अपोजिट जा रहे हैं तो फिर हमें फोर्स लगाना पड़ेगा अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस V डैश। तो आइए फिर कितना वर्क होगा, दिस वर्क इज W, दिस वर्क is dW, okay, dW, and this is equal to how much, V dash into dQ dash। so V dash पोटेंशियल हो चुका था Q dash चार्ज होने पर, इस समय पोटेंशियल V dash था, पोटेंशियल डिफरेंस, हम पोटेंशियल कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी है, पोटेंशियल भी है, वही चीज़ कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, अब हमें टोटल वर्क और यू कैन से और corresponding stored energy, corresponding stored energy in the capacitor, capacitor is what, is du v dash dq dash। तो आइए फिर और एक चीज जानते हैं, अगर कैपेसिटेंस क्या है कैपेसिटर का, C है, ये तो कांस्टेंट है ना कैपेसिटर के लिए, उसके स्ट्रक्चर पर और उसके प्लेट्स के बीच मीडियम कौन सा रख भरा हुआ है उस पर डिपेंड करता है, चार्ज कितना देंगे उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, है ना। ये चार्ज देने पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये डिपेंड करता है C पर, ठीक है, ना कि C डिपेंड करेगा उस पर Q पर। लिखने में जैसे लिखते हैं ना C इक्वल्स Q बाई V, तो देख के कोई क्या कहेगा, Q बड़ा हो जाएगा तो C बड़ा हो जाएगा, V कांस्टेंट रहे, ठीक है, ऐसा बोल देगा, कोई भी बोल सकता है कि V कांस्टेंट रहेगा तो Q ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, C बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं, उतना ही V रहे तो C अगर बड़ा होगा तो ज़्यादा चार्ज उसमें आ सकता है। यानी सेम पोटेंशियल पर दो कैपेसिटर चार्ज करें तो सेम पोटेंशियल पर मान लेते हैं कि दो कैपेसिटर हैं, 3 वोल्ट पर चार्ज करना है, तो किसमें ज़्यादा चार्ज आएगा जिसका कैपेसिटेंस बड़ा होगा, ये कह सकते हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि Q ज़्यादा है तो C ज़्यादा हो, ठीक है। हाँ तब कहेंगे जब कह देंगे यहाँ पोटेंशियल दो कैपेसिटर का पोटेंशियल सेम है तो जिसका Q ज़्यादा है उसमें C ज़्यादा होगा, तो अलग कैपेसिटर होंगे, एक ही कैपेसिटर का नहीं हो सकता, Q बढ़ाने से C बढ़ जाएगा ऐसा नहीं है, वो दो अलग अलग कैपेसिटर की बात हो रही है, तब कहेंगे Q जिसका ज़्यादा होगा वहाँ C ज़्यादा होगा। तो ये हो जाएगा आपका V डैश डी क्यू। सो इफ C is the capacitance of the capacitor, okay, then okay, V dash equals Q dash divided by C, ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर। So this is 1, this is 2, so combining 1 and 2, from 1 and 2, from equations 1 and 2, okay, क्या हो सकता है, क्या लिखेंगे, du equals Q dash by C dQ dash। In order to find out total energy stored in charging, in giving charge from 1 in, or you can say in building charge from 0 to Q is what, then total work done, then total work done in building charge from 0 to Q, okay, on the plates
on the plates, okay, okay, or energy stored ये कितना होगा? सो U इक्वल्स du और दिस इज इक्वल टू हाउ मच? Q डैश बाई C dq डैश। हियर वेरिएबल इज Q, तो Q कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? जैसे क्वेश्चन में 0 से लेके Q तक ऐसे वेरी कर रहा है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, C इज कॉन्स्टेंट, 1 upon C is here and इंटीग्रेशन ऑफ Q डैश, ये क्या हो जाएगा देखिए, ये Q डैश, तो Q डैश स्क्वायर अपॉन 2, ओके, फ्रॉम 0 टू Q। देन दिस इज इक्वल टू 1 बाई C Q स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 है ना, अपर लिमिट माइनस करेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे, तो ऐसा क्या हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा रिलेशन। तो यही है, यही एनर्जी स्टोर्ड है देखिए, और U इक्वल्स हाफ Q स्क्वायर बाई C। Okay, so Q is what? Total charge given to the plates of capacitor. अब क्या है, इसी को हम दूसरे फॉर्म भी लिख सकते हैं। अदर फॉर्म्स क्या है? अदर फॉर्म्स देखिए क्या हो जाएगा, आप जानते हैं Q इक्वल सी वी है, देन U इक्वल्स हाफ C स्क्वायर V स्क्वायर बाई C मीन्स हाफ सी वी स्क्वायर। V क्या है? V क्या है? V तो फाइनल पोटेंशियल है, ठीक, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस है जो चार्ज को Q देने पर बिल्डअप होता है या डेवलप होता है। सो V इज व्हाट? V इज फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस between the plates, okay, corresponding to charge, Q, ठीक है ना, Q चार्ज करस्पॉन्डिंग है हाफ सी वी स्क्वायर, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं ऑल्सो U इक्वल्स हाउ मच, हम Q बाई सी को ही क्या लिख सकते थे, एक Q बाई सी को V लिख सकते थे, है कि नहीं, तो हाफ Q बाई सी इंटू Q, देखिए वही रिलेशन वहीं से यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं, तो हाफ Q बाई सी इज व्हाट? V, सो हाफ QV ये हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा, तो ये जूल में, ये वैल्यू जूल में होगी, है ना, तो ये वैल्यू ऐसा, तो यही है, यही स्टोर्ड एनर्जी कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में चार्ज जब बिल्डअप करते हैं हम, तो इतनी एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है, तो ये एनर्जी हुआ। अब हम अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हमें मालूम है कि यहाँ पर कितना इसका वॉल्यूम है इस पूरे स्पेस का, तो हम एनर्जी डेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एनर्जी डेंसिटी का मतलब पर यूनिट वॉल्यूम कितनी एनर्जी इसमें है, ठीक, तो चार्ज देने पर क्या हो गया, यहाँ चार्ज डेंसिटी हो गई, यहाँ फील्ड हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस है तो फील्ड हो ही जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस और फील्ड में रिलेशन आप जानते हैं, ये कितना होता है, E इक्वल्स डेल्टा V, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन सेपरेशन D, ऐसे यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V है, या V लिख सकते हैं, ये V पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो ये ऐसा। मैग्नीट्यूड बस लिखेंगे तो क्या होगा, निगेटिव नहीं लिखेंगे, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है तो निगेटिव नहीं लिखेंगे,
तो यही है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो गया। इसका कहने मतलब तो पोटेंशियल डिफरेंस है, सेपरेशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा? जब नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर होंगे, यानी चार्ज डिफरेंस यहाँ पर हमें इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो सब जुड़े हुए हैं। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश करने में स्पेस में क्या होती है? एनर्जी स्टोर हो जाती है कि नहीं? तो यही चीज़ फिर यही एनर्जी डेंसिटी के बारे में कहते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी हम कैलकुलेट करते हैं। क्या है एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर? दिस इज एनर्जी स्टोर्ड। नाउ एनर्जी डेंसिटी, सो दिस इज रिलेटेड टू एनर्जी stored only. So energy density of capacitor. कितनी है टोटल एनर्जी स्टोर्ड? अगर मान लेते हैं अगर हम ऐसा एज्यूम कर लें कि कोई कैपेसिटर भी पोटेंशियल डिफरेंस या क्यू चार्ज तक चार्ज हो चुका है, तो क्या होगा? उसमें पर वॉल्यूम कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी? सो एनर्जी डेंसिटी इज व्हाट? एनर्जी स्टोर्ड in the capacitor, okay, per unit volume, okay, per volume in the space between the plates, in the space between the conductors, तो फिर एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, सिंपल सी बात है। तो वॉल्यूम, अगर यहाँ प्लेट एरिया ए है, देखिए तो प्लेट एरिया ए तो कितना वॉल्यूम होगा? सेपरेशन आप पहले से लिख रहे हैं, यहाँ पर क्या है? डी। सो दिस इज सेपरेशन डी एंड प्लेट एरिया इज ए। सो प्लेट एरिया इंटू सेपरेशन, ये तो वॉल्यूम होगा ना। एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट लिखते हैं ना। तो वैसे ही इसको मान लीजिए कुछ मैच बॉक्स जैसा, या इस कोई सेपरेशन ऐसा है। तो अब प्लेट एरिया और एक और का एरिया और सेपरेशन, यही वॉल्यूम होगा कैपेसिटर का। तो फिर ये वॉल्यूम, सो वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर स्पेस कितना हो जाएगा? इक्वल्स, हम इसको स्मॉल v से लिख देते हैं, ठीक है, इक्वल्स A इंटू डी। तो एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी? देन एनर्जी डेंसिटी ये क्या हो जाएगा? इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी स्टोर्ड अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये कितना हो जाएगा? तो एनर्जी डेंसिटी इक्वल्स हाफ CV स्क्वायर, अभी लिख ही रहे थे, और ये कितना हो जाएगा? E इंटू डी, वॉल्यूम यही है। तो C आप पढ़े हुए क्या है? अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो ये क्या है यहाँ पर? ये किसके लिए है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, ठीक है ना, पैरेलल प्लेट। अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके लिए यहाँ पर A इंटू डी क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा, ऐसा। तो A इंटू डी वॉल्यूम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। और तो यहाँ पर हम C लिख देते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर ये एयर कोर्ड है, ये कह सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ओके,
ए तो कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाएगी 1/AD, ऐसा हो जाएगा, एंड वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी आप जानते हैं E इंटू डी, अभी लिखा था ना E इक्वल्स वी बाई डी, तो E इंटू डी स्क्वायर, ऐसा हो गया। तब तो सीधा देखिए क्या होगा, डी 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 स्क्वायर होगा, डी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, हाफ एप्सिलॉन नॉट, ओके, ई स्क्वायर। ये एनर्जी डेंसिटी है, ओके, ये एनर्जी डेंसिटी। सो जूल मीटर क्यूब, मीटर पावर -3, तो ये एनर्जी डेंसिटी हो। तो क्या इंडिकेट करता है, एनर्जी डेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई कहीं पर है तो एनर्जी डेंसिटी इसकी कितनी है, इतनी होती है, यानी एनर्जी है। तो जहाँ जिस रीजन में, जिस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी, यानी वहाँ एनर्जी कंटेंट है। आप जरा इमेजिन करिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता है तो क्या हो जाएगा, फिर एनर्जी डेंसिटी बदलेगी, तो वहाँ से क्या होगा, एनर्जी आएगी वहाँ पर या वहाँ से बाहर जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन का बदल रहा है, इसका मतलब वहाँ एनर्जी आ रही है, यहाँ एनर्जी जा रही है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है तो एनर्जी आ रही है, जब कम हो रहा है तो एनर्जी वहाँ से जा रही है बाहर। तो किस फॉर्म में जाती है, यहीं पर नाम आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी तो बाद में जब पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है तो क्या होता है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी बदलता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है, और दोनों एक दूसरे को डेवलप करते हैं, एक दूसरे को दोनों बनाते हैं, बिल्डअप करते हैं। ये कहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को रीजनरेट करते हैं, और इसका रिजल्ट क्या होता है, किसी रीजन में एनर्जी घटती है, बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है। इसी को कहते हैं एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, नाम है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में क्या होती है, ट्रेवल करती है, क्योंकि कम होना ज़्यादा होना है। तो इफ फील्ड चेंजेस ओके विद टाइम, देन एनर्जी डेंसिटी चेंजेस, एंड दिस चेंज takes place, this flow of energy takes place in the form of electromagnetic wave. So certainly with changing electric field, okay, what changes, energy density changes, okay. So this is energy density. So this is all about energy, and we will see some problems also in other videos. So then thank you here for watching this video, and I hope you have seen it completely. So keep practicing on these videos, and thank you very much again. So आप साथ बने रहिए और सजेशंस भेजते रहिए। थैंक यू वेरी मच।